नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। रिवीजन वाली क्लासें चल रही है। डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल पढ़ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था शंट और कंपाउंड मोटर का स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं। 2 विधियां थी, कौन सी कहाँ काम में लेते हैं, पूरी डिटेल से हमने बात की थी। आज सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल पढ़ने जा रहे हैं। सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल करने का 5 तरीके होते हैं, 5 मेथड होते हैं, 5 विधियाँ होती हैं। डिटेल से बात करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं। आप भी कोशिश करें समझने की, लिखें जितना ज़्यादा लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने से ही पॉइंट आपको याद रहते हैं। आइए ज़रा एक बार आपको मैं बता देता हूँ कि वो 5 विधियाँ है कौन सी, फिर विद डायग्राम सारी डिटेल एक एक विधियों की आराम से लिखवाऊँगा। लिखने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए समय देंगे, आप भी पूरा प्रयास करें। टॉपिक का नाम क्या है? डीसी सीरीज मोटर स्पीड कंट्रोल। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर स्पीड कंट्रोल, यानी हमें सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे, और हमारे पास इसकी 5 विधियाँ होती है। कौन कौन सी विधि है, कैसे नाम लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि सबसे पहले हम ले लेते हैं आर्मेचर डाइवर्टर विधि, क्योंकि शंट मोटर के मामले में हमने क्या पढ़ा था? आर्मेचर नियंत्रण विधि। तो यहाँ पर नियंत्रण की जगह क्या है? डाइवर्टर विधि है। दूसरा है सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि, यानी हम सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करके भी गति कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा आता है हमारे पास फील्ड डाइवर्टर विधि, सर्वाधिक इम्पोर्टेंट विधि या सर्वाधिक उपयोग होने वाली विधि बोला जा सकता है। नंबर 4 पर है सीरीज पैरेलल मेथड, यानी श्रेणी समांतर विधि, और नंबर 5 पर है फील्ड टैपिंग मेथड या विधि। ठीक है, ये 5 सिर्फ नाम लिखे हमने, एक एक करके 5 की कार्यप्रणाली पढ़ते हैं। आप चाहें तो एक बार इन 5 का नाम लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोको फटाक से और लिख लो। आ जाओ एक एक करके इन सब की कार्यप्रणाली को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले नंबर 1 मेथड है हमारे सामने आर्मेचर डाइवर्टर कंट्रोल सर्किट। दिखाई दे रहा होगा सभी को। यहाँ इस कोने में सेट कर देता हूँ और बाकी आपको इसके बारे में लिखने के लिए टॉपिक पर ले चलता हूँ। देखो, सबसे पहले इसकी कुछ बातें कर लेते हैं। याद रखें, डाइवर्टर मेथड का एक छोटा सा नाम या यूजेज आता है। चलो, जब तक सर्किट समझे तब तक तो यहीं रख लेते हैं, है ना, फिर आपको मैं डिटेल से बताऊँगा। डाइवर्ट करने का मतलब होता है दिशा बदलना या एक तरह से किसी चीज़ को बाईपास करना। वहाँ पर शंट मोटर में हम आर्मेचर कंट्रोल और फील्ड कंट्रोल मेथड पढ़ते थे, तो वहाँ पर परिवर्ती प्रतिरोधक, आर्मेचर कंट्रोल है तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, फील्ड कंट्रोल है तो फील्ड के सीरीज में लगता था। यहाँ डाइवर्टर के मामले में आर्मेचर डाइवर्टर है तो परिवर्ती प्रतिरोधक आर्मेचर के समांतर में, फील्ड डाइवर्टर है तो परिवर्ती प्रतिरोधक फील्ड के समांतर में। यानी डाइवर्टर के मामले में यूँ समझ लो कि वो परिवर्ती प्रतिरोधक यानी वेरिएबल रेजिस्टर पैरेलल में लग रहा है, और रियोस्टेट शब्द जब आ रहे हैं तो यूँ समझ लो कि वो श्रेणी क्रम में लग रहा है। 2 छोटी बातें भी याद रख लो। कहते हैं कि जब वेरिएबल रेजिस्टर श्रेणी क्रम में लगा हो तो उसे रियोस्टेट, और वेरिएबल रेजिस्टर जब पैरेलल में लगा हो तो उसे डाइवर्टर कहा जाता है। यानी हमारे सामने जब आर्मेचर डाइवर्टर मेथड आएगा तो हमें ये समझना है कि एक वेरिएबल रेजिस्टर जिसे डाइवर्टर कहा जाता है वो आर्मेचर के पैरेलल में लगा होगा। अब आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये स्पीड कंट्रोल कैसे करता होगा। ठीक है, ये लो डायग्राम यहाँ तक सबको दिखाई दे रहा है ना, तो इतनी दूर यहाँ डायग्राम को रख लेता हूँ मैं, और इसकी कॉमन बातें आपको मैं लिखवाता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। विधि का नाम क्या है? आर्मेचर डाइवर्टर कंट्रोल सर्किट। ये देखो, तो आर्मेचर डाइवर्टर विधि
नंबर 1 टाइटल डाल देना। क्या क्या होता है गुरुजी इसमें, तो वो आप मेरे साथ यहाँ से लिखेंगे। सबसे पहला, परिवर्ती प्रतिरोधक यानी वेरिएबल रेजिस्टर आर्मेचर के समांतर में लगता है। ठीक है, परिवर्ती प्रतिरोधक आर्मेचर के समांतर में जोड़ा जाता है। समझ जाएंगे सारे, किसी को कोई समस्या नहीं है। सिंपल बेसिक फंडामेंटल लाइनें लिख रहे हैं, समस्या होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, करते क्या होंगे गुरुजी हम यहाँ पर, तो एक चीज़ ध्यान रखना, हम जिसके पैरेलल में लगाते हैं ना उसी की करंट को डाइवर्टर करते हैं। यानी हम यहाँ पर आर्मेचर धारा को, माय डियर मैंने प्रतीक लिखा है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरी लाइन लिखें। यानी IA को डाइवर्ट किया जाता है। डाइवर्ट करने का मतलब होता है बाईपास करना, यानी हम उसका रूट बदलते हैं कुल मिलाकर के। डाइवर्ट करने से क्या होता है कि आर्मेचर में जो करंट थी वो तुलनात्मक रूप से कम होती है। कहते हैं कि अगर एक नियत लोड टॉर्क के लिए आर्मेचर की धारा कम हो जाएगी तो उस टॉर्क को मेंटेन रखने के लिए मोटर की लाइन धारा में अपने आप वृद्धि हो जाएगी। क्या होगा, लाइन धारा अपने आप बढ़ेगी। दरअसल इसके पीछे कुछ लॉजिक होते हैं, मैं आपको वापस पॉइंट पर ले चलता हूँ, सुनना। हम ये जानते हैं कि डीसी मोटरों का टॉर्क आर्मेचर धारा और फील्ड फ्लक्स के समानुपाती है। अब कहते हैं कि अगर हमें टॉर्क नियत चाहिए तो इन दोनों में से अगर एक मान घटता है तो दूसरा मान स्वतः ही बढ़ जाता है, ऐसी थ्योरी लगाई जाती है। तो कहते हैं कि अगर हम इस रियोस्टेट के मान को कम करेंगे तो करंट आर्मेचर की तरफ जाने की बजाय फील्ड में से होती हुई सीधी किस रूट की ओर आएगी, यहाँ से जो करंट चल रही थी अब इस रूट की ओर जाने की बजाय वो यहाँ से आएगी। सिंपल सी बात है, धारा अधिकतम उस रास्ते से चलेगी जहाँ उसका विरोध न्यूनतम हो। जब यहाँ से करंट चलेगी तो आर्मेचर की करंट क्या है, कम हो जाएगी। देखो, अगर IA कम हो गया तो टॉर्क कम होगा कि नहीं, लेकिन कहते हैं कि जैसे जिंदर वोल्टेज रेगुलेटर नहीं करता, लोड को अपने आप वोल्टेज प्रदान करने के लिए जिंदर भार के अनुसार अपनी धारा को कम ज़्यादा करता है, तो यहाँ पर मोटर ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि ज़्यादा करंट लाइन से लेना शुरू करेगा। उस टॉर्क को मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए मोटर लाइन से ज़्यादा धारा लेगा। अब लाइन करंट ज़्यादा अगर चलेगी तो सिंपल सी बात है, फील्ड करंट का मान बदला कि नहीं बदला, क्योंकि सीरीज मोटर है। सीरीज मोटर में आर्मेचर करंट, लाइन करंट और फील्ड करंट बराबर होती है। लाइन करंट बढ़ी तो स्वाभाविक सी बात है कि वो करंट जो है वो कहाँ से बढ़ी, फील्ड में से आने वाली करंट बढ़ी। अगर फील्ड की करंट बढ़ी तो फील्ड का फ्लक्स बढ़ा, और फ्लक्स बढ़ा तो गति घट गई। यानी इस विधि से हमें एक निष्कर्ष और देखने को मिल गया कि आर्मेचर डाइवर्टर विधि से भी शंट मोटर की आर्मेचर नियंत्रण विधि के समान गति सामान्य से कम ही प्राप्त होती है। यानी दोनों मामलों में गति घटती ही है, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आर्मेचर डाइवर्टर विधि हो चाहे आर्मेचर नियंत्रण विधि हो, दोनों में गति निर्धारित मान से कम होती है। तो आइए इसके पॉइंट और लिखवा देता हूँ। हम इसमें करते क्या क्या है, एक बार वो लिखा देता हूँ, है ना। ये पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, हटा देता हूँ। ये पॉइंट सारे मैं आपको लिखाऊंगा, इसलिए ज़रूरत है नहीं। ठीक है, पॉइंट लिखना शुरू करते हैं। क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। ठीक है, आर्मेचर धारा को डाइवर्ट किया जाता है, और डाइवर्ट करने का मतलब क्या है, कम किया जाता है। ठीक है, और अच्छी बात क्या है कि आर्मेचर धारा कम होने से गति भी यहाँ पर घटेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कैसे कंट्रोल करेंगे तो वो लिखवा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। नियत भार टॉर्क के लिए, अब यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, बस इसे आराम से समझ लेना। नियत भार टॉर्क के लिए यदि आर्मेचर धारा घटाई जाती है या कम की जाती है
तो स्थिर टॉर्क बनाए रखने के लिए यानी कांस्टेंट टॉर्क मेंटेन रखने के लिए लाइन धारा बढ़ती है। क्या होगा? लाइन करंट की वैल्यू बढ़ेगी। देखो मैंने थ्योरी आपको पहले बोल करके समझा दी, अब लिखवा रहा हूँ तो थोड़ा सा सिचुएशन आप हैंडल करने का प्रयास करें। दोबारा बताऊँ, रियोस्टेट का मान कम करेंगे, धारा सारी की सारी डाइवर्ट हो जाएगी। यानी यहाँ लाइन से जो करंट आ रही थी वो आर्मेचर की बजाय जाने की डाइवर्टर की ओर से जा रही है। जैसे ही आर्मेचर करंट कम हुआ तो टॉर्क कम होने का प्रयास करेगा, लेकिन हमें तो टॉर्क कांस्टेंट रखना है। उस टॉर्क को रिटेन करने के लिए या यूँ कहें कि मेंटेन करने के लिए मोटर स्वतः ही लाइन से ज़्यादा धारा लेना प्रारंभ कर देती है। जब लाइन से ज़्यादा धारा लेगी, लाइन धारा बढ़ती है, लाइन धारा बढ़ेगी तो क्या होगा? अतः फाई बढ़ता है ना भाई। लाइन धारा बढ़ेगी तो सीरीज की धारा बढ़ेगी, सीरीज धारा बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ता है तथा गति घट जाती है। बताओ बात समझ में आई क्या? सिंपल सा पॉइंट है, क्लियर हो जाएगा, किसी को कोई इशू नहीं है। यहाँ तक कि 2 लाइनें लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ है और है, अभी आगे लिखते जाएंगे। 1 2 3 4 लाइनें हुई है। डायग्राम बनाना चाहो तो भी बना लो, वीडियो को आराम से रोको और पूरा एक एक पॉइंट आपको लिख डालना है, छोड़ना कुछ नहीं है, ये ध्यान रखें, ठीक है। चलो बहुत है, इतना टाइम तो वीडियो रोक करके लिख लेना। देखो 2-3 विशेषताएं अलग से लिख लेना। क्या लिखोगे? केवल निर्धारित मान से निम्न गति प्राप्त या कम गति प्राप्त, ठीक है। यानी हम इस विधि से जो स्पीड प्राप्त करेंगे वो निर्धारित मान से क्या होगी? कम गति ही होगी, रेटेड मान की होगी। गुरुजी अगर विधि से तुलना करवाएं तो क्या ठीक ठाक विधि है? ना, बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं कि निरर्थक विधि है, यानी इस विधि का कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, बहुत महंगी विधि है, ठीक है ना, बहुत खर्चीली है, बहुत महंगी विधि भी है। और अगर लाइन लिखवाएं तो परिवर्तित भार के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। परिवर्तित भार के लिए अनुपयुक्त, इसलिए इस विधि का तो कहीं पर भी इस्तेमाल किया ही नहीं जाता है। फटाफट से ये 4 लाइनें इस विधि के बारे में और लिख लो, बस टॉपिक अपना इतना ही है। मतलब पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। दोबारा फटाफट से बोल करके बताऊं। देखो क्या किया है हमने, आर्मेचर धारा को डाइवर्ट करने के लिए एक परिवर्ती प्रतिरोधक आर्मेचर के समांतर में लगाया। नियत टॉर्क के लिए जब आर्मेचर धारा घटाई जाती है तो लाइन धारा स्वतः ही बढ़ती है, क्योंकि टॉर्क को मेंटेन रखना है। तो टॉर्क मेंटेन रखने के लिए फ्लक्स बढ़ गया, और हम सब जानते हैं कि फ्लक्स बढ़ता है तो मोटरों की गति घटती है, यानी फ्लक्स बढ़ने से गति कम हो गई। इसलिए आर्मेचर डाइवर्टर विधि से हमेशा गति निर्धारित मान से कम ही प्राप्त होती है। बताओ बात समझ में आई क्या? ये था हमारा पहला मेथड। अब आ जाइए दूसरी विधि पर एक नज़र डाल देते हैं। दूसरी विधि क्या है? सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। यानी हम इस विधि में क्या करते हैं कि पूरी वोल्टेज को ही कंट्रोल करते हैं। मैंने जब आपको पहले दिन शंट मोटर लिखवाई थी तो एक 2-3 लाइनें लिखवाई कि डीसी मोटरों की गति किन किन कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें हमने एक लाइन लिखी कि डीसी मोटरों की गति सप्लाई वोल्टेज पर निर्भर करती है
और वो सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती होती है। यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक परिवर्ती प्रतिरोधक यानी जो वेरिएबल रेजिस्टर होता है वो सप्लाई के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और पूरी मोटर को मिलने वाली स्पीड को वोल्टेज को ही कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ भी निम्न मान से लेकर निर्धारित मान तक की ही गति हमें प्राप्त होती है, क्योंकि हम वोल्टेज को ड्रॉप तो करवा सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकते। इसका एग्जाम्पल डीसी की मशीन तो अपन जनरली देखते नहीं है, जो छत पंखे का एग्जाम्पल है वो यही वाला है। श्रेणी क्रम में हमने रेगुलेटर लगाया हुआ है तो उसमें रियोस्टेट ही है, रेजिस्टेंस ही है, वो पंखे की ओर जाने वाली वोल्टेज को कंट्रोल करता है। छत पंखे को कम वोल्टेज मिलती है और गति कम हो जाती है। तो डीसी के जो छोटे पंखे आते हैं उनमें स्पीड कंट्रोल के लिए जब अपन पॉइंट दबाते हैं तो वो रेगुलेटरी होता है, उसके अंदर फील्ड टैपिंग मेथड नहीं होता है वहाँ। ठीक है, याद रह जाएगा सबको। बेसिक डिटेल क्या है वो लिखा देता हूँ, फ़ोटो थोड़ी छोटी कर देता हूँ और आप कोशिश करें कि डायग्राम को बनाएं ताकि आप पॉइंट इसके जो है वो समझ सकें। एक एक करके सारी डिटेल लिखवा देता हूँ, आ जाओ। क्या करेंगे सुनते जाना है ना। हम एक वेरिएबल रेजिस्टर परिवर्ती प्रतिरोधक आपूर्ति के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आपूर्ति यहाँ पर सप्लाई बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। कहाँ जोड़ रहे हैं? आपूर्ति के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब दूसरा पॉइंट अगर मैं ना भी लिखवाऊं तो आपको याद रखना है कि मोटरों की जो गति होती है वो आपूर्ति वोल्टेज के समानुपाती है ना। तो फिर सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पर भिन्न भिन्न मान की गति प्राप्त कर सकते हैं। गति कैसे प्राप्त करते हैं ये ध्यान रखना। तो कहते हैं कि इस विधि में हम निम्न मान से निर्धारित मान की गति प्राप्त करते हैं, ठीक है। यानी मोटर 1000 आरपीएम की है तो हम 400 आरपीएम, 500 आरपीएम, 600 आरपीएम से लेकर 1000 आरपीएम के बीच वेरिएशन डाल सकते हैं। इस मेथड से हम 1200 आरपीएम गति प्राप्त नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। स्पीड मिलेगी कैसे कैसे? तो वो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग लिखा रहा हूँ। आप डायग्राम बनाते समय इसमें यहाँ लिख देवें आर, यानी रेजिस्टेंस आप लिख लेवें। होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा। आर का अगर उच्च मान होगा तो गति निम्न होगी। ये पेपरों में आ चुका है, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर के सभी गुण किस मोटर से मिलते जुलते हैं बताओ? डीसी सीरीज मोटर के सारे अभिलक्षण यूनिवर्सल मोटर से मिलते हैं, एसी सीरीज मोटर से मिलते हैं। पेपर में यूनिवर्सल मोटर की स्पीड कंट्रोल का एक बार डायग्राम दे दिया और पूछा कि यदि आर का उच्च मान है तो गति और आर का निम्न मान है तो गति क्या होगी, और फिर ऑप्शन में दिया हुआ था। देखो यूपीपीसीएल तो आजकल इसी तरह के क्वेश्चन दे रहा है, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन जरूर पढ़ने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? एक बार इतनी दूर का लिखो, बोर्ड खाली करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि है ये, ठीक है। चलो वीडियो रोक करके लिख लेना, 2-4 लाइनें और इसकी लिखा देता हूँ, है ना। क्या लिखेंगे इसके बारे में, मतलब क्या ठीक ठाक विधि है? तो वही बात आ जाती है। देखो जब स्टार्टिंग में ही लगा लेते हैं ना, तो कभी आपने छत पंखे का पुराने वाला रेगुलेटर आता था, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वाले आते हैं छोटे छोटे, उस पुराने वाले को आपने कभी देखा हो तो वो गर्म हो जाता है। अगर पंखे को आप 2 या 3 की स्पीड पर चलाएं, 1 की स्पीड पर चलाएं तो वो गर्म हो जाता है।
सीधी सी बात है, वोल्टेज ड्रॉप करा रहा है तो इसमें शक्ति हानि बहुत अधिक होती है। इसलिए जो हमारा रेगुलेटर है, हम इसे प्रतिरोधक बोल रहे हैं, कुछ जगह इसको नियंत्रक लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नियंत्रक में शक्ति हानि उच्च होती है, पावर लॉस क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, SCR कंट्रोल आ गया तो इसलिए रेगुलेटर काम में लेते हैं। मतलब पुराने समय में रजिस्टर वाले, इलेक्ट्रिकल वाले हुआ करते थे, इसलिए महंगे पड़ते थे, आजकल काम में लेते हैं। आधुनिक SCR जो नियंत्रक है, नियंत्रक में शक्ति हानि कम है, ठीक है। आधुनिक SCR से ऑपरेट होने वाले जो रेगुलेटर है उनमें शक्ति हानि कम है, अतः बड़ी DC मशीनों में उपयोग, ठीक है, याद रह जाएगा। ये था हमारा सेकंड मेथड, विधि नंबर 2। एक बार आप यहाँ तक का और लिख लो, ये 3 लाइनें और लिख लो, है ना। 2 विधियाँ कंप्लीट होगी, टोटल 5 मेथड है। चलो कोई बात नहीं, या तो वीडियो रोक करके और लिख लें यहाँ तक, है ना। आगे बढ़े। देखो तीसरे मेथड की बात करेंगे तो ये है अपने सामने तीसरा, जिसमें क्या लिखा हुआ है, सीरीज पैरेलल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल, यानी श्रेणी समांतर विधि है। एक डायग्राम देख रहे हैं आप, जिसमें दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, और एक नीचे डायग्राम हम देख रहे हैं जिसमें दोनों पैरेलल में जुड़ी हुई है। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, दोनों श्रेणी समांतर में होती है। गति नियंत्रित करने की केवल 2 ही चाल संभव होती है, यानी हमें एक नियत मान के तहत या तो 500 RPM मिलेगी या 1000 RPM मिलेगी, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो और कोई दूसरी चाल हमें नहीं मिल सकती, ठीक है। सिंपल है। विधि का नाम क्या डालेंगे आप, सीरीज पैरेलल मेथड, ठीक है। शुद्ध हिंदी लिखें तो श्रेणी समांतर विधि लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको लिखवाया, ठीक है। श्रेणी समांतर विधि थोड़ा सा माइक छोटा कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। गति कैसे मिलती है, फील्ड वाइंडिंग 2 भागों में विभाजित होती है, ठीक है। यानी वाइंडिंग को हमने क्या किया, 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर लिया। अब क्या करेंगे, दोनों पार्ट को जोड़ेंगे, ठीक है। सामान्य से कम चाल अगर प्राप्त करनी है, यानी गति कम प्राप्त करनी है, तब वाइंडिंग के दोनों भाग श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक है। इस समय आपकी जो जनरल स्पीड होती है थोड़ी सी उससे कम मिलेगी, क्योंकि दोनों वाइंडिंग श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, तो दोनों में से एक समान करंट फ्लो होती है। मान लो कि 10 एम्पीयर मोटर करंट ले रही है, तो दोनों वाइंडिंग में से 10-10 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, तो दोनों अपना 10 एम्पीयर के अकॉर्डिंग मैक्सिमम फ्लक्स बनाती है। फ्लक्स ज़्यादा है तो गति कंपेरेटिवली, यानी तुलनात्मक रूप से स्पीड क्या है, कम है। यदि नीचे वाले पार्ट की हम बात करें तो इसमें फील्ड को 2 भागों में बांट दिया, यानी जो करंट पहले दोनों में से आ रही थी, अब वो 2 बराबर भागों में विभाजित हो गई। 10 एम्पीयर करंट थी, तो अब दोनों में, हाँ ये ध्यान रखना, दोनों वाइंडिंग के टर्न्स की संख्या, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी मोटाई, और वो एक समान होती है। ऐसे नहीं कि किसी में टर्न ज़्यादा किसी में कम, यानी दोनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बराबर होता है। इतना डीप क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन आ जाए तो याद ज़रूर रख लेना। तुलनात्मक रूप से दोनों वाइंडिंग में टर्न समान होते हैं, समान आकार के होते हैं, वाइंडिंग का प्रतिरोध बराबर होता है। इसलिए जैसे ही दोनों भाग पैरेलल में आएंगे, तो यहाँ से जो करंट आ रही थी वो अब दोनों भागों में क्या होगी, बराबर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। एक समान विभाजित होगी, यानी हम यूँ कहें कि तुलनात्मक रूप से करंट आधी हो गई।
यहाँ से 10 एम्पियर करंट आ रही थी तो दोनों में से 10-10 एम्पियर जा रही थी। अब 10 एम्पियर दोनों में से 5-5 हो गई। जैसे ही करंट कम हुआ फ्लक्स कम हो गया, यानी फ्लक्स पहले की अपेक्षा आधा हो गया। और फ्लक्स जैसे ही घटा तो गति बढ़ गई, क्योंकि गति फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती है। तो नंबर 2 मेथड से हमें क्या मिल रहा है, सुनते जाना ध्यान से, है ना। उच्च गति प्राप्त करने के लिए, उच्च गति यानी पूर्ण गति बोल सकते हो आप, ठीक है। उच्च गति प्राप्त करने हेतु वाइंडिंग के दोनों भाग समांतर में जोड़े जाते हैं, ठीक है। कहाँ जोड़े जाते हैं, कैसे जोड़े जाते हैं, पैरेलल में जोड़े जाते हैं। क्या हुआ था गुरुजी पैरेलल में जोड़ने से, तो समांतर में कुल धारा दोनों वाइंडिंग में आधी आधी हो जाती है, ठीक है। लिख लेना भाई पूरा आप, पॉइंट टू पॉइंट जितने पॉइंट आपको बन रहे हैं, लाइन छोड़नी नहीं है ना, ठीक है। यानी लाइन को समझना है कि यहाँ आधी आधी हो जाती है, तो पॉइंट आप समझ जाएंगे। एक बार रुक जाओ और पूरा लिखवा देता हूँ, फिर वीडियो रोक कर लिखने का मौका दे दूंगा। तो क्या होगा, फ्लक्स पहले से कम हो जाता है, या यूं कहें कि पहले से आधा हो जाता है, अतः गति बढ़ जाती है, ठीक है। यानी फ्लक्स कम हुआ और गति बढ़ गई। गुरुजी इस विधि की कोई लाभ और हानि है क्या, या इस विधि का कोई उपयोग है क्या। देखो इस विधि की एक कमजोरी बोल सकते हैं कि केवल 2 गति संभव है, या 2 गति ही प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी में गति ना लिख करके चाल लिखते हैं, यानी केवल 2 ही चाल संभव है। गुरुजी इसका कोई एप्लीकेशन वर्तमान में भी है क्या, बिल्कुल है। छोटे पंखों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कई दफ़ा हीटिंग एलिमेंट का भी अगर पॉइंट करें ना तो आता है। एक बार आपको मैं पेज दिखा देता हूं, तो यहां से आप लिख लो फटाफट से, है ना। वीडियो रोक कर लिख लेना ताकि समय की बचत करते हैं। 2 लाइनें और आगे बढ़ो, यहाँ भी वीडियो को थोड़ा सा रोको और फिर लिखो, है ना। सिंपल 3 लाइनें हैं, छोटी सी विधि है, तीसरी विधि थी अपनी, है ना। अच्छा वैसे इसमें एक लाइन इंक्लूड और करो तो ये लिख देना सरलतम विधि, ठीक है। गति नियंत्रण की सबसे सरल विधि कौन सी है, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं। किया क्या, कुछ नहीं करना, एक स्विच है, घुमाया उस तरफ, दोनों वाइंडिंग काम में ले ली, घुमाया इस तरफ, एक वाइंडिंग, मतलब दोनों वाइंडिंग सीरीज में हो गई, बस। और कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो रोक कर लिख लेना यहाँ तक, है ना। आगे देखो, ये है फील्ड टेपिंग कंट्रोल मेथड, यानी फील्ड वाइंडिंग को हम जब कंट्रोल करते हैं। दरअसल इसने थोड़ा सा कम बताया, तो मैं आपको चाहूँगा कि पूरा डायग्राम में ही लिखवा दूँ, क्योंकि कई बार डायग्राम में से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। हालांकि वैसे मैंने वाइट बोर्ड क्लासेज जो आपको करवाई हुई है उनमें मैंने बताया ज़रूर था। यहाँ से है ना पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है कि स्पीड लोवेस्ट कहाँ होगी, हाईएस्ट कहाँ पर होगी, है ना। तो देखो इस पार्ट पर जो है ना, यहाँ आपकी स्पीड लो होगी, और ये जो पार्ट है आपका यहाँ स्पीड हाई होगी। मतलब फील्ड वाइंडिंग का जितना ज़्यादा हिस्सा सर्किट में है, वाइंडिंग की स्पीड उतनी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि फ्लक्स ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पर अपन ने लो लिखा है, क्योंकि पूरी वाइंडिंग देखो सर्किट में मान ली गई है। जब पूरी वाइंडिंग सर्किट में है तो टोटल फ्लक्स बनेगा, और टोटल फ्लक्स से क्या होगा, गति कम, ठीक है। सिंपल बेसिक फंडा है। हेडलाइन डाल देना, क्या लिखोगे, फील्ड टेपिंग विधि। लिखना क्या क्या है इसके अंदर, आ जाइए वो लिखवा देता हूँ। फील्ड वाइंडिंग में से टेपिंग निकाली जाती है, ठीक है। छोटा सा सवाल पूछ लिया जाएगा बस, फील्ड वाइंडिंग में से टेपिंग निकालेंगे। क्या करेंगे, टेपिंग निकाल कर गति प्राप्त करेंगे। इस मेथड में एक सावधानी यूज करने के लिए कहा जाता है। वो सावधानी क्या है कि यदि आपको मोटर स्टार्ट करनी है तो वो हमेशा पूरी टेपिंग के साथ स्टार्ट होनी चाहिए। यानी जब पूरी वाइंडिंग सर्किट में हो
तो आपका वाइंडिंग जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आपने कम टेपिंग के साथ स्टार्ट किया तो स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं स्टार्टिंग में। तो इतना ही है बस, और कुछ नहीं। यानी विशेष बात क्या है इस विधि की कि स्टार्टिंग पूर्ण टेपिंग के साथ होनी चाहिए या पूर्ण टेपिंग के साथ की जानी चाहिए। ठीक है, और ये व्यवस्था कहाँ होती है ध्यान रखना, टेप सिलेक्शन स्विच गियर में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। स्विच गियर समझते हो क्या, ये कोई गियर बॉक्स और प्रणाली नहीं है। स्विच गियर होता है एक तरह से पैनल, जहाँ मोटर की पावर सप्लाई का स्विच भी लगा रहेगा, प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज भी लगा रहेगा, ओवरलोड रिले भी होगी, कॉन्टेक्टर भी होगा, वहीं पर टेप चेंजर स्विच भी होगा। तो टेप सिलेक्शन स्विच गियर में होता है या स्विच गियर में होना चाहिए। कम टेप के साथ अगर स्टार्ट करेंगे, यानी कम टेप के साथ स्टार्टिंग से गति उच्च होगी, जो कि अवांछनीय है, यानी हमें डिजायर नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, सॉरी। और बात आती है कि इसके अनुप्रयोग की, यानी इस विधि का यूज कहाँ किया जाएगा। दो ऑप्शन है और फिर फूड मिक्सर सबसे बढ़िया है। ठीक है, फूड मिक्सर के अलावा छोटे पंखों में भी इसी की ही विधि का उपयोग किया जाता है। इतनी 4 लाइनें हैं, फटाफट से लिख लो। फील्ड टेपिंग विधि कंप्लीट होने वाली है, लिख लो बस। वीडियो रोक कर लिख लेंगे, इतनी विधि है भाई। अगले मेथड पर चलते हैं। देखो जो लास्ट फाइनल विधि है इसकी 5वीं, फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल सर्किट। देखो नाम से ही पता लग रहा है कि हम फील्ड को यहाँ पर डाइवर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा करके दिखा देता हूँ और 2-4 बातें जो है वो आपको एक्सप्लेन करवा देता हूँ। मैंने बताया डाइवर्टर के लिए हम क्या करेंगे, जिसको डाइवर्ट करना है परिवर्ती प्रतिरोधक उसी के समांतर में होगा। आर्मेचर डाइवर्टर विधि में हमने देखा वो आर्मेचर के समांतर में था। ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है और ये है हमारा डाइवर्टर। जो वेरिएबल रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा हुआ है ना RV, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस है। आप देख रहे हैं कि इसके साथ में एक श्रेणी क्रम में RF जुड़ा हुआ है, जिसका पूरा नाम है फिक्स रजिस्टर। VR का मतलब है वेरिएबल रजिस्टर, RF फिक्स रजिस्टर है। पेपर में सवाल पूछा जाता है कि गति नियंत्रण की इस विधि में RF का उद्देश्य क्या है, करते क्या है। पहले मेथड बताता हूँ, स्पीड कंट्रोल कैसे होगी, मैक्सिमम स्पीड मिनिमम स्पीड कहाँ मिलेगी, और फिर RF का काम समझेंगे। देखो नाम से ही पता लग रहा है कि हम फील्ड को डाइवर्ट करते हैं, यानी फील्ड वाइंडिंग की ओर जाने वाली धारा को हम डाइवर्ट करते हैं। करंट यहाँ से आ रहा है और इसी में से जा रहा है, क्योंकि इस सर्किट में देखो स्विच को हमने ओपन किया हुआ है। टोटल जितनी भी करंट है फील्ड वाइंडिंग में से आ रही है और इस समय हमारा फ्लक्स मैक्सिमम है। चूंकि गति फ्लक्स की व्युत्क्रमानुपाती है, इस समय हमारी गति यानी स्पीड जो है वो क्या है, मिनिमम है। पेपरों में सवाल पूछा जा चुका है कि फील्ड डाइवर्टर मेथड में मिनिमम स्पीड कब प्राप्त होती है। वो हमें तब मिलेगी जब फील्ड डाइवर्टर सर्किट से बाहर हो। डायग्राम देकर पूछते हैं तो आपको उत्तर देना है कि जब स्विच S हमारा ओपन होता। फिर आता है स्पीड कंट्रोल कैसे होगी। RV और RF दोनों के मान को जोड़ा जाता है और RV प्लस RF का मान जितना कम होगा, करंट उतनी ही डाइवर्ट ज़्यादा होगी और फ्लक्स कम बनेगा। फ्लक्स कम बनेगा तो स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, यानी स्पीड बढ़ेगी। अब देखो कि हम इसको डाइवर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि इस रियोस्टेट का मान जो है वो कम करेंगे।
रियोस्टेट का मान घटाते घटाते मान लो कि बाई चांस ऐसा कर दिया कि हमने रियोस्टेट का मान 0 ही कर दिया हो। अब अगर यहाँ 0 मान लगाएं तो ये तो एक तरह से फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट ही कर दिया ना। इसलिए ये एक नियत मान का प्रतिरोध है, 1 ओम, 0.5 ओम, 0.8 ओम, जितना भी है। एक वो मिनिमम रेजिस्टेंस है जो फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट होने से बचाएगा। तो इस RF का काम जब आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट से बचाना। ये डायग्राम बना लेना और अब आ जाओ, लिखना शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, ध्यान रखना। सर्वाधिक काम में लेते हैं, हालांकि डाइवर्टर में से ज़्यादा करंट फ्लो होती है इसलिए पावर लॉस अधिक होता है, और विधि काम में ज़रूर लेते हैं। तो करते क्या है, ध्यान से सुन लो। परिवर्ती प्रतिरोधक यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस फील्ड के समांतर में जोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद में एक वेरिएबल रेजिस्टर VR के श्रेणी में एक नियत मान प्रतिरोधक जिसे हम FR फिक्स रेजिस्टर बोलते हैं, वो भी जोड़ा जाता है, ठीक है। क्यों जोड़ा गया है इसका बाद में आपको उत्तर लिखवाऊंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। VR का मान परिवर्तित करके, यानी वेरिएबल रेजिस्टर का मान परिवर्तित करके, क्योंकि ये तो वैसे ही फिक्स है तो इसका मान तो बदल ही नहीं सकते ना। वेरिएबल रेजिस्टर का मान परिवर्तित करके फील्ड धारा को डाइवर्ट किया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं? फील्ड करंट डाइवर्ट हो रही है। RV प्लस RF यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस और फिक्स रेजिस्टेंस का मान जितना कम होगा, धारा उतनी ही अधिक डाइवर्ट होगी। धारा क्या होगी? उतनी ही अधिक डाइवर्ट होगी, फ्लक्स कम बनेगा तथा गति बढ़ेगी। ये ध्यान रखना, इस विधि में भी हम गति निर्धारित मान से ज़्यादा ही प्राप्त कर सकते हैं, कम नहीं, ठीक है। केवल निर्धारित मान से या निर्धारित मान से केवल उच्च गति प्राप्त कर सकते हैं या उच्च गति संभव है। एक बात याद रख लो, शंट मोटर में फील्ड कंट्रोल और सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्टर दोनों से गति निर्धारित मान से ज़्यादा मिलती है। शंट मोटर में आर्मेचर नियंत्रण, सीरीज मोटर में आर्मेचर डाइवर्टर, दोनों में गति निर्धारित मान से कम मिलती है। ये दो कॉमन बातें हैं, ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है। अब लिखा देता हूँ आपको RF का उद्देश्य। तो ये आपको लिखना है फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट से बचाना, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट से बचाना या शॉर्ट सर्किट से बचाना, ठीक है, यानी फील्ड वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट ना हो जाए बस। कब? जब RV का मान बिल्कुल मिनिमम कर दें, उस वक्त ये उसको शॉर्ट ना कर दें। और कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, सिंपल सा सवाल है। जो आपका VR है उसमें शक्ति हानि अधिक होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। शक्ति हानि उच्च है। अनुप्रयोग इस विधि का अभी भी बहुत है, काफ़ी जगह काम में लिया जाता है, और ये है इलेक्ट्रिक ट्रेन सबसे पहला ऑप्शन। विद्युत चालित रेलगाड़ी में इसका उपयोग करते हैं और ये पेपरों में आ भी चुका है। तो एक बार यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कीजिए। ये पहला फ्रंट पेज है इसका, लिख लीजिए फटाफट से। ठीक है, वीडियो रोक लेना और फटाफट से लिख लेना। और ये लो अगला पेज, वीडियो रोको और लिखो फटाफट से, ठीक है। बस मेरे दोस्तों, ये था सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल विधियाँ। 5 मेथड हमने पढ़े हैं।
आई होप कि 500 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आराम से चीज़ें नोट करना, नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है ना। बहुत धन्यवाद।